पौराणिक मालिनी नदी कौन है, कहाँ प्रवाहित हो रही है, इस विषय को पूर्ववर्ती अंक में सिद्ध किया जा चुका है। मालिनी नदी की ही तरह कर्णाश्रम के पौराणिक अस्तित्व को लेकर समालोचकों में कई मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान चंबल नदी को ही मालिनी नदी मानते हैं, कुछ नर्मदा नदी को, कुछ मालिनी नदी को दक्षिण भारत में प्रवाहमान मानते हैं। उनके अनुसार कर्णाश्रम भी वहीं कहीं नदी तट पर अवस्थित रहा होगा। अब जब हम सिद्ध कर चुके हैं कि वर्तमान मालिनी ही पौराणिक मालिनी है, तब यह भी स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि विख्यात कर्णाश्रम नामक विश्वविद्यालय की स्थिति इसी नदी के तट पर थी। वे समालोचक जो वर्तमान मालिनी को ही पौराणिक मालिनी मानते हैं, उनमें भी कर्णाश्रम को लेकर किसी एक मत का अभाव है। कुछ किमसेरा में, कुछ चौकी घाट में, कुछ मंडावर में, कुछ रावली में कर्णाश्रम की स्थिति मानते हैं। अब प्रश्न यह कि कर्णाश्रम नामक वह गुरुकुल 80 किलोमीटर के प्रवाह पथ वाली मालिनी नदी के तट पर किस स्थान में स्थित था। आइए साक्ष्यों का अवलोकन कर लेते हैं। यदि मुझसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की 3 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, जिन्होंने देश के जनमानस को अत्यंत प्रभावित किया है, तो मेरा पहला उत्तर होगा हिमालय, दूसरा होगा गंगा और तीसरा कर्णाश्रम। उत्तराखंड हिमालय भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि का आधार है, तो गंगा उसी हिमालय की गोद से निकलकर उस आध्यात्मिक सृष्टि को गुनगुनाती हुई गंगा सागर तक पहुंचा देती है। कर्णाश्रम इसलिए कि इसने देश को ज्ञान ही नहीं, नाम भी दिया है। ऋग्वेद भारत का ही नहीं, भूमंडल का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वहाँ कर्णाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्णाश्रम का अस्तित्व वैदिक काल में ही प्रतिष्ठापित हो चुका था। पुराण साहित्य प्राचीन आर्यावर्त के इतिहास को प्रतिपादित करने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 18 पुराणों में से 10 पुराणों में कर्णाश्रम नामक विख्यात गुरुकुल का उल्लेख प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के केदार खंड के 57वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि मालिनी नदी के तट पर कर्णाश्रम विराजमान है। वहाँ महान तेजस्वी कर्ण ऋषि निवास करते हैं। कर्णाश्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए स्कंद पुराण में कहा गया है कि कर्णाश्रम से आगे जो पहाड़ों नदियों का प्रदेश है, वह अपनी दैहिक एवं आध्यात्मिक सौंदर्य के चलते परम पवित्र है। पुराणकार के इस कथन से सिद्ध हो जाता है कि कर्णाश्रम की स्थिति उस मैदानी भाग में थी जहाँ से पर्वतीय भूभाग प्रारंभ होता है। महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान के 68वें अध्याय से 74वें अध्याय तक शकुंतला दुष्यंत की कथा के प्रसंग में मालिनी नदी पर स्थित कर्णाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में आदि पर्व के अतिरिक्त अश्वमेध पर्व, शांति पर्व, द्रोण पर्व एवं वन पर्व में कहीं विस्तार से, कहीं संक्षिप्त रूप में मालिनी और कर्णाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में कर्णाश्रम का वर्णन करते हुए महाकवि वेदव्यास जी ने प्रस्थ और कच्छ शब्दों का प्रयोग किया है। प्रस्थ शब्द का प्रयोग चौरस मैदान के लिए किया जाता है और कच्छ या कछार शब्द का अर्थ होता है दलदली नम भूमि। अर्थात कर्णाश्रम की बसावट ऐसे स्थान पर थी जहां चौरस मैदान थे तथा धरती दलदली थी। यहीं कर्णाश्रम के निकटवर्ती वन प्रांत में अप्सरा मेनका ने शकुंतला को जन्म दिया। पहाड़ी प्रदेशों में जल वेग के साथ प्रवाहित होता है, इसलिए वहां पर कछार जैसी परिस्थितियों की कल्पना करना संभव नहीं है। जबकि माल या भाबर प्रदेश अपनी दलदली परिस्थितियों के साथ आज भी विद्यमान है। वहां आकर नदियां चितराकर फैल जाती हैं। कुछ जल भूमिगत होकर दूसरे स्थानों पर आंशिक रूप से प्रकट होकर भूमि को नम या दलदली बना देती है। तराई भाबर की धरती उस समय भी दलदली कीच युक्त घने जंगलों के प्रसार से युक्त थी। इसीलिए कर्णाश्रम का अस्तित्व मालिनी से गंगा नदी के बीच सूखे व सुरक्षित सम प्रदेशों में शिवालिक की अपेक्षाकृत सम ढलानों में स्थित था। विशेषकर उन स्थानों पर जहां नदियों का शुद्ध जल उपलब्ध था अथवा जल की प्रबल धाराएं विद्यमान थी।
कालांतर में विभिन्न कालखंडों में कर्णवाश्रम गुरुकुल से संबद्ध रहने वाले विद्वान आचार्यों और ऋषियों ने मालिनी नदी के तटों पर, शिखरों पर अथवा पहाड़ी ढलानों पर अपने अपने आश्रमों का निर्माण किया। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि चरक, महर्षि च्यवन तथा महर्षि कश्यप उन्हीं विद्वान ऋषियों में सम्मिलित थे। अन्यत्र महाभारत में कहा गया है कि कर्णवाश्रम मालिनी नदी के तट पर नदी के दोनों ओर पर्वतों से घिरे हुए शिलाखंडों से परिवेष्टित था। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है कि गौरी गुरु अर्थात हिमालय के पाद प्रदेश में बह रही मालिनी के दोनों तटों पर कर्णवाश्रम अवस्थित है। महाकवि कालिदास द्वारा प्रयुक्त पाद प्रदेश शब्द कर्णवाश्रम की भौगोलिक परिस्थितियों को स्पष्ट कर देता है। यदि हम उद्गम से मालिनी के प्रवाह के साथ साथ चलते हैं तो पाते हैं कि चौकी घाट नामक स्थान ही वह स्थान है जहां पर हिमालय की श्रृंखलाओं का क्रम समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि यह उपत्यकारण्य उद्घाटनी भूमि अर्थात ऊंची नीची भूमि के रूप में अवस्थित है। यही कालिदास का पाद प्रदेश है। इसी भूमि को माल क्षेत्र भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कर्णवाश्रम का एक नाम नाड़पिति भी था, जहां शकुंतला ने भरत को गर्भ में धारण किया। इस ग्रंथ के टीकाकार आचार्य सायण ने नाड़पिति का अर्थ पड़ाव बताया है। पड़ाव अर्थात विश्राम स्थल। कर्णवाश्रम से संबंधित उक्त चारों संभावित स्थलों की भौगोलिक परिस्थितियों का अवलोकन करें तो वर्तमान चौकी घाट नामक स्थान प्राचीन काल से ही पड़ाव के रूप में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर तत्कालीन राजाओं की सैनिक चौकी होने के कारण व्यक्तियों तथा वस्तुओं की जांच की जाती थी, जिसके लिए रुकना अनिवार्य होता था। दूसरे तरह का पड़ाव उन लोगों का होता था जो ढाकर लेने के लिए पहाड़ी प्रदेशों से आया करते थे। तीसरे तरह का पड़ाव बद्री धाम के यात्रियों का होता था, जो गंगा स्नान कर हरिद्वार से दिन भर यात्रा कर यहाँ पहुँचते थे। यहाँ रात्रि विश्राम कर स्वयं को पर्वतीय यात्रा के लिए तैयार किया करते थे। स्कंद पुराण में कर्णवाश्रम को केदार क्षेत्र के अंतर्गत कर्णोगिरी पर्वत के मूल में बताया गया है। आज कर्णोगिरी नामक पहाड़ी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि कर्णवाश्रम की स्थिति पहाड़ी के तलहटी में था। पंडी मार्ग, जो शिवालिक श्रेणियों के पाद प्रदेश में भावर की आंशिक समभूमि पर निर्मित है, वास्तव में कर्णो मार्ग का अपभ्रंश है। इसी मार्ग से प्राचीन काल में चार धाम के तीर्थयात्री हरिद्वार से कर्णवाश्रम तक पहुँचते थे। यह मार्ग आज भी हरिद्वार को महर्षि कर्ण की पुण्य भूमि से जोड़ता है। इसी पथ को राजबाट भी कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल तथा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच भी कर्णवाश्रम की स्थिति को शिवालिक श्रेणियों की तलहटी में ही मानते हैं। समय का वह कालखंड जब समस्त भाबर तथा तराई क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का परचम लहराया करता था, तब उसके गुप्त ठिकानों में नजीबाबाद स्थित किला, मोरध्वज किला तथा कर्णवाश्रम के भवनों के अवशेष हुआ करते थे। पहाड़ी प्रदेशों में सुल्ताना डाकू का वर्चस्व कभी भी नहीं रहा, इसीलिए वहां कर्णवाश्रम को ढूंढना युक्ति संगत नहीं है। कर्णवाश्रम पर जितने भी मुगल आक्रमण हुए हैं, उनमें से किसी ने भी शिवालिक श्रेणियों का आरोहण नहीं किया। उनके विजय अभियान भाबर और तराई क्षेत्रों से ही संबद्ध रहे। इसलिए भी कर्णवाश्रम की परिकल्पना शिवालिक पहाड़ियों में करना युक्ति संगत नहीं है। मालिनी नदी के तटों पर पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेष जो वर्तमान कर्णवाश्रम के आसपास से संबंधित हैं, सारी शंकाओं का निराकरण कर देती हैं। इसलिए कर्णवाश्रम को वर्तमान चौकी घाट के अतिरिक्त कहीं और मान लेना न तो शास्त्र सम्मत है, न इतिहास के अनुरूप है और न ही पाए गए पुरातात्विक सामग्रियों के अनुकूल है। हमारा मत यह है कि वर्तमान कर्णवाश्रम जहाँ है वह पौराणिक गुरुकुल का प्रमुख छोर था, जो वहाँ से मालिनी नदी के किनारे दक्षिण की ओर मोरध्वज नामक स्थान तथा पश्चिम में पांडुवाला, जिसे आज लालढांग के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक फैला हुआ था। एक पौराणिक स्थल जो न तो मालिनी तट पर बसा है और न ही कर्णवाश्रम के निकट है, लेकिन कर्णवाश्रम के इतिहास में महत्वपूर्ण है, वह हस्तिनापुर नामक नगर है।
अभिज्ञान शाकुंतलम तथा अन्य साहित्य ग्रंथों के अनुशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि कर्णवाश्रम की स्थिति उन पर्वतों की तलहटी में था जहां से हस्तिनापुर की दूरी को रथ से तय किया जा सकता था। हस्तिनापुर वर्तमान मेरठ महानगर का निकटवर्ती स्थल है। रथ के चलने के लिए जिस तरह की समभूमि की आवश्यकता होती है वह हस्तिनापुर से कर्णवाश्रम तक आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि कर्णवाश्रम की स्थिति की कल्पना न तो किसी पहाड़ी की चोटी पर किया जा सकता है और न ही किसी पूर्ण समतल भूभाग में। यह स्थान किसी ऐसे स्थल पर था जहां से पर्वतीय मार्ग प्रारंभ होते थे, जहां तक रथों के आने जाने लायक समतल मार्ग था। स्पष्ट है कि मालिनी नदी तथा कर्णवाश्रम का अस्तित्व हिमालय प्रांत में ही था। जो अन्यत्र मानते हैं वहां कण्व गोत्र के अन्य ऋषियों के आश्रम हो सकते हैं, कर्णवाश्रम का नहीं, क्योंकि वहां न तो हिमालय मिलेगा और न ही बद्री धाम का पथ। वर्तमान में बह रही मालिनी नदी का तट इस स्थान को और भी निर्विवादित बना देता है। नमस्कार।